नमस्कार मेरी वफादार परिवार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो इंसान नहीं बल्कि इंसान के मन में छुपे अंधेरे की पहचान है। ये कहानी है कमिनी नाम की एक युवती की। एक ऐसा नाम जिसे कभी लोग सम्मान से बोलते थे, पर समय बदलते ही वही नाम गांव भर में भय का प्रतीक बन गया। कभी ये घर खुशियों से भरा था, दीपक जलते थे, लोग हंसते थे, पर अब इस घर की दीवारें केवल एक ही बात बताती हैं कि कुछ दर्द कभी खत्म नहीं होते बल्कि समय के साथ और गहरे होते चले जाते हैं। कमिनी के जीवन में जो अन्याय हुआ वो केवल उसकी आत्मा को ही नहीं तोड़ पाया बल्कि उसकी चुप्पी ने पूरी धरती पर एक सर्द साया फैला दिया। लोगों ने उसकी कहानी दबाई, उसके अस्तित्व को झुठलाया, पर जो सच दफन कर दिया जाए वो कभी मिटता नहीं। वो किसी न किसी रात वापस लौटता है। आज की इस कहानी में हम उस घर की दहलीज पर फिर कदम रखेंगे जहां कमिनी ने आखिरी बार सांस ली थी और जहां उससे भी गहरा एक मौन आज तक बैठा हुआ है। ये कहानी दुख की है, अन्याय की है और उस समय की है जो कभी मरता नहीं। तो आइए धीरे धीरे और गहरे उतरते हैं कमिनी की उस दास्तान में जहां हर मोड़ पर एक नया खौफ बैठा है और हर परछाई में उसका नाम गूंजता है। बहुत पहले अंधेरे जंगलों से घिरे एक छोटे से कस्बे की सीमा पर एक पुराना घर था। लोग उसे कुमुदिया हवेली कहते थे कि वहां कोई ऐसा साया रहता है जिसे कोई देख नहीं सकता पर महसूस हर कोई कर लेता है। हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है, पेड़ों की पत्तियां बिना मौसम हिलने लगती है और कभी कभी किसी को लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे को धीरे से छुआ है। इस कस्बे में विवान नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र कम थी पर जिज्ञासा बहुत थी। वो अक्सर उन जगहों में चला जाता था जहां जाने से बड़े बड़े लोग बचते थे। कुमुदिया हवेली उसके मन में एक अजीब सी खींच पैदा करती थी। हर बार वह घर के सामने पहुंचकर ठिठक जाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। फिर भी वो हर दिन वहां खिंचा चला जाता। एक दिन विवान ने तय किया कि वो हवेली के अंदर जाएगा। उसके दोस्त उसे बहुत मना करते थे, कहते कि वहां आसपास अजीब औरत दिखती है। उसका नाम लोग कमिनी बताते थे। कौन थी वह, कहां से आई, किसकी दुश्मन थी, किसकी तलाश में भटकती थी, कोई नहीं जानता था। कस्बे के बुजुर्ग सिर्फ इतना कहते थे, कमिनी इंसान नहीं है। एक वादा उसे टूटे हुए रूप में इस दुनिया से बांधता है और उस वादे की प्यास में वो नई आत्माएं खींच लेती है। विवान इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था लोग डर को कहानियों में बदल देते हैं, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे हवेली की ओर खिंचाव और बढ़ता गया। वह रातों में भी उसी घर के सपने देखने लगा। कभी कोई लाल साड़ी में खड़ी परछाई, कभी किसी की दूर से आती आहट, कभी कोई धीमी सी उपस्थिति जो उसे पुकारती थी। हवेली तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह सुनसान था, घने पीपल के पेड़ों से ढका। उन पत्तों की सरसराहट भी वहां बिल्कुल अलग लगती थी, मानो वे किसी अदृश्य भाषा में चेतावनी दे रहे हों। उस सुबह विवान अकेला ही हवेली की ओर चला। हवा स्थिर थी, जंगल में कोई आवाज नहीं, इतनी शांति कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। हवेली बिल्कुल मृत जैसी थी। फटी दीवारें, काई से भरी दरोही, जाले से ढके कोने और टूटी खिड़कियां जिनमें से अंधेरा बाहर झांक रहा था। विवान ने दहलीज के पास कदम रखते ही एक अजीब सी ठंड महसूस की, जैसे भीतर किसी का नजरें गड़ाकर इंतजार हो। पर वह रुका नहीं। अंदर जाकर उसने देखा कि हवेली का मुख्य हॉल बहुत विशाल था। बीच में एक बड़ा लकड़ी का झूला रखा था, मानो कभी यहां परिवार बैठा करता होगा। पर अब लकड़ी सड़ चुकी थी, गंध भी अजीब थी, जैसे कोई पुरानी नमी और किसी का दबा हुआ रोष हवा में घुला हो। विवान आगे बढ़ा। उसने महसूस किया कि जैसे कोई पीछे धीरे से चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
हॉल के कोने में एक पुराना शीशा रखा था। विवान जब उसके पास पहुंचा तो उसने उसमें खुद को धुंधला देखा, पर उसके प्रतिबिंब के पीछे एक लाल रंग की हल्की झलक दिखाई दी। वह चौंका, पलट कर देखा, खाली हवा। शीशा फिर देखने पर वही लाल झलक दिखी, मगर उस बार वह और पास आ रही थी। विवान का गला सूखने लगा, पर वह अभी भी खुद को समझा रहा था कि ये आंखों का भ्रम होगा। हवेली में एक लंबा गलियारा था, उसके दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे। विवान एक एक कर दरवाजे खोलता जा रहा था। कुछ कमरों में सिर्फ टूटी फर्नीचर, कुछ में दीवारों पर अजीब निशान, जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें नोचा हो। आखिर गलियारे के अंत में एक कमरा बाकी था। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अंदर इंतजार कर रहा हो। विवान ने हल्के धक्के से उसे खोला। अंदर एक दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी थी, ज्यादातर धुंधली, कुछ के चेहरे फटे हुए। कमानुमा लकड़ी की अलमारी के पास जमीन पर लाल साड़ी का फटा टुकड़ा पड़ा था। विवान उसे छूने ही वाला था कि अचानक कमरे की हवा बेहद ठंडी हो गई। ठंड जैसे सीधी हड्डियों में घुस रही थी। उसकी सांसें भारी होने लगी और उसे महसूस हुआ मानो कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने गर्दन मोड़ी। कमरा खाली था, पर दीवार पर लगी एक तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। तस्वीर में एक औरत थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी, चेहरा बिल्कुल भावहीन। विवान तस्वीर उठाने के लिए झुका और जैसे ही उसने उसे पलटा, पीछे कुछ लिखा था, बस एक नाम, कामिनी। विवान ने महसूस किया कि कमरे की हवा में कंपन सा हुआ, जैसे कोई अदृश्य सांस उसके पास से गुजरी हो। फिर एक हल्की सी सरसराहट, मगर वो आवाज कमरे से नहीं, उसके बहुत करीब से आई। वो जोर से पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज थी, दिल धड़क रहा था, और तभी उसे लगा जैसे कोई उसका नाम बेहद धीमी आवाज में उसकी गर्दन के पास बोल गया, विवान। वो घबरा गया। कमरा छोड़कर वह भागा, गलियारे से होते हुए मुख्य हॉल की ओर। पर हॉल में पहुंचकर वो रुक गया। झूला, जो पहले बिल्कुल स्थिर था, अब बहुत धीरे आगे पीछे हिल रहा था। हवा स्थिर थी, पर झूला हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। विवान के पैर जम गए। ठंड उसके पैरों से चढ़कर सिर तक पहुंच गई। उसके हाथ कांप रहे थे, और तभी मुख्य दरवाजे के पास खड़ी एक लाल साड़ी की आकृति ने धीरे से सिर उठाया। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें गहरी, और लाल साड़ी की किनारी फर्श पर रेंगती हुई। वो कमिनी थी। विवान उसकी तरफ देखता रह गया। ना बोल पाया, ना चल पाया, ना समझ पाया कि वह जीवित है या नहीं। कमिनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श पर उसकी साड़ी घसीटती हुई सरकने लगी। उसकी चाल अजीब थी, मानो पैरों से ज्यादा हवा उसे आगे धकेल रही हो। वो रुककर विवान को देखने लगी। कई क्षण तक उसकी नजरें ऐसी थी जैसे वो विवान को पहचानती हो, या शायद उसे तलाश रही हो। विवान का शरीर सुन्न था। कमिनी ने अपनी ठंडी उंगलियां धीरे से उठाई, जैसे वो विवान के चेहरे को छूने वाली हो। और तभी पूरी हवेली की दीवारों में कंपन सा हुआ। कमरे की हवा भारी हो गई और विवान का संतुलन बिगड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। आंखें अंधेरी होने लगी, और अंतिम चीज जो उसने देखी वो थी कमिनी का झुका हुआ चेहरा, जो बिल्कुल करीब आ गया था। इतना करीब कि उसकी सांसें भी महसूस होने लगी, पर वे सांसें गर्म नहीं, बर्फ जैसी ठंडी थी। फिर सब काला हो गया। विवान धीरे धीरे होश में आने लगा। आंखें भारी थी, सांसें अनियमित। उसने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडे फर्श पर पड़ा है। दिमाग सुन्न था। कुछ पल लगा जैसे वह किसी अंधेरी गुफा में बंद हो। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। हवेली का वही हॉल उसके सामने था।
पर अब वातावरण पहले से भी ज्यादा भारी था। दीवारों पर धुंधली नमी उतर आई थी, जैसे कोई अदृश्य छाया अभी अभी वहां से गुजरी हो। विवान उठने की कोशिश करता है, पर शरीर में कमजोरी थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी ऊर्जा खींच ली हो। हॉल के बीच रखा लकड़ी का झूला अब पूरी तरह स्थिर था, मानो वह कभी हिल ही नहीं रहा हो। पर विवान जानता था कि वो हिल रहा था। वह जानता था कि उसने लाल साड़ी वाली आकृति देखी थी। वह जानता था कि कमिनी उसके ठीक सामने आई थी। वो अपने माथे को छूता है, पसीना जमा था, दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसे तुरंत लगा कि उसे इस हवेली से निकलना चाहिए, पर जब वह दरवाजे की ओर दौड़ने लगा तो दरवाजा बंद था, कसकर बंद, जैसे बाहर से किसी ने ताला लगा दिया हो। विवान जोर से दरवाजे को धकेलता है, पर हलचल तक नहीं हुई। हवेली अंदर से ठंडी थी, पर दरवाजे को छूते ही जैसे उस पर किसी की पकड़ का एहसास हुआ। उसने हाथ पीछे खींच लिया, तभी उसे ऊपर की मंजिल से हल्का सा कंपन महसूस हुआ, मानो लकड़ी की सीढ़ियां किसी के चलने से चरमरा रही हों। वो आवाज धीमी थी, पर बिल्कुल अलग, जैसे कोई बहुत धीरे चल रहा हो। विवान के कदम खुद ब खुद सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। डर उसे रोक रहा था, पर कोई अदृश्य खिंचाव उसे ऊपर की ओर बुला रहा था। सीढ़ियों के किनारे जाले लगे थे, काई जमी थी, कुछ सीढ़ियां टूट चुकी थी। हर कदम पर लगता था मानो कोई अदृश्य नजर उसे देख रही है। ऊपर एक लंबा गलियारा था, जहां धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन बीच में एक राह साफ थी, जैसे कोई वहां रोज चलता हो। विवान उस साफ हुई राह को देखकर ठिठक गया। उसके मन में सवाल उठा, इस हवेली में आखिर कौन चलता होगा? कई सालों से बंद घर, जिसमें कोई रहने की हिम्मत नहीं करता। फिर यह रास्ता साफ कैसे है? वो धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थी। कुछ में चेहरे थे, कुछ में सिर्फ धुंधली आकृतियां। लेकिन सबसे अजीब वो पेंटिंग थी जिसमें एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, पर वो पेंटिंग आधी फटी हुई थी। चेहरे का हिस्सा गायब था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटाने की कोशिश की हो। विवान उस पेंटिंग को देख रहा था, और तभी उसे लगा जैसे पेंटिंग की बची हुई आंख उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है, जैसे वो जीवित हो। उसकी सांस रुक सी गई। वह जल्दी से नजरें हटाकर आगे बढ़ गया। गलियारे के अंत में एक कमरा था। दरवाजा आधा खुला, हवा ठंडी, कमरा बिल्कुल अंधेरा। विवान ने दरवाजा पूरा खोला। अंदर एक लंबी लकड़ी की मेज थी। मेज के ऊपर पुरानी किताबों का ढेर, कपड़े और कुछ लाल रंग के निशान, जो बहुत पुराने थे। मेज के पास एक टूटा हुआ दर्पण रखा था। उसमें विवान ने खुद को देखा, लेकिन उसका प्रतिबिंब वैसा नहीं था जैसा वह था। उसके चेहरे पर अजीब सी थकान दिख रही थी, आंखें गहरी, और पीछे दर्पण में एक परछाई। विवान तेजी से पलटा, पर कमरा खाली था। जब उसने फिर दर्पण देखा तो परछाई गायब थी, पर दर्पण के कोने में एक शब्द उभर आया, जैसे किसी ने उंगली से धुंध पर लिखा हो, कामिनी। विवान ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि यह हवेली उसे पहचानती है, या कमिनी उसे तलाश रही है। कमरे के कोने में रखे कागजों के ढेर पर उसकी नजर गई। उसने एक पुराना पन्ना उठाया। हस्तलिपि बेहद अजीब थी, मानो किसी महिला ने तेजी और गुस्से में लिखा हो। उस पन्ने पर लिखा था, किसी ने वादा तोड़ा, किसी ने मुझे अपूर्ण कर दिया, मैं उसे ढूंढने आई हूं। वो कोई भी हो सकता है, जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, मेरी खोज नहीं रुकेगी। विवान के हाथ कांपने लगे। पन्ना नीचे गिर गया। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरीचे अपने आप हिले, मेज की किताबें गिरने लगी, और दीवार पर लगी पेंटिंग नीचे आ गिरी। विवान पीछे हट गया।
और तभी उसे लगा कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। सांसें ठंडी हो गई। वो धीरे धीरे मुड़ा। कमरा खाली था, पर अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अलमारी के अंदर गहरा अंधेरा था, पर उसके बीचों बीच लाल रंग का एक बहुत पुराना जोड़ा लटका हुआ था। साड़ी जिसकी किनारी फटी थी, और उसी फटी किनारी पर हल्का सा गहरा दाग था। विवान ने समझने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली साड़ी के पास पहुंची, अंदर से जैसे कोई उसे जोर से पीछे खींचने लगा। विवान लड़खड़ाते हुए गिरा। कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में एक जोड़ी आंखें चमकी। विवान का पेट सिकुड़ गया। वो खड़ा होने की कोशिश करता रहा, पर कमरे की हवा जैसे भारी होती जा रही थी। अचानक पीछे से एक धीमा कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई बहुत धीरे चलकर उसके पास आ रहा हो। वो आवाज कमरे में नहीं, उसके चारों ओर फैले अंधेरे से आ रही थी। और फिर अंधेरे में हल्की सी लाल छाया उभरी। वो कमिनी थी। उसका चेहरा फिर दिखाई दिया, उसी सफेद रंग के साथ, उसी गहरी आंखों के साथ। वो कुछ कह नहीं रही थी, पर उसकी नजरें विवान के भीतर तक उतर रही थी, जैसे वो उसके मन में कुछ ढूंढ रही हो। विवान ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, पर कमरा बहुत संकरा था, और कमिनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी साड़ी फर्श पर घसीटती हुई, उसका हर कदम हवा को भारी करता जा रहा था। विवान ने महसूस किया, कमिनी सिर्फ दिखाई नहीं देती, वो महसूस भी होती है, जैसे वो जीवित और मृत दोनों के बीच फंसी हो। वो उसके बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि विवान को उसकी ठंडी उपस्थिति हड्डियों तक महसूस हुई। उसने अपना चेहरा झुकाया, विवान की आंखों में देखा, और अचानक उसे कंधे पर किसी की पकड़ का एहसास हुआ। वो पकड़ ठंडी थी, लेकिन इतनी मजबूत थी कि विवान हिल भी नहीं पाया। कमिनी ने सिर थोड़ा झुकाया, जैसे वह विवान को पहचानने की कोशिश कर रही हो, या शायद उसके भीतर कुछ देख रही हो। विवान बोल नहीं पाया। डर से गला सूख गया, सांसें लड़खड़ाने लगी। फिर अचानक कमिनी पीछे हट गई। उसकी आंखें बदल गई, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो, कुछ बेहद खतरनाक, कुछ जो विवान से जुड़ा हो। वो एक पल को रुकी, फिर अलमारी की ओर देखी, और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरा फिर निशब्द हो गया, और कमिनी धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। विवान वहीं खड़ा रह गया, डर, भ्रम और उस अजीब एहसास के बीच कि कमिनी ने उसे क्यों छोड़ा, और उसने क्या समझ लिया। कमरा फिर से शांत था, लेकिन वो शांति किसी कब्र की शांति जैसी थी। विवान ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचे। हवा में एक अजीब भारीपन था, जो उसकी सांसों को भी नियंत्रित करता हुआ महसूस हो रहा था। कमिनी जा चुकी थी, लेकिन उसका अस्तित्व, उसकी ठंडी उपस्थिति, उसकी गहरी नजर अब भी कमरे में फैली थी, जैसे वो अभी भी वहीं खड़ी हो, बस दिखाई न दे रही हो। विवान का दिमाग सवालों से भरा था। वह कौन थी? उसने विवान को क्यों नहीं छुआ? क्यों नहीं कोई नुकसान किया? क्या उसने सच में उसे पहचान लिया था? और यदि हाँ, तो किस रूप में? वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कमरे के बाहर का गलियारा अचानक और अंधेरा लगने लगा, जैसे कहीं दूर कोई मौन निगाहें उसे देख रही हो। हवेली का पूरा ढांचा अब अलग सा प्रतीत हो रहा था, जैसे किसी ने उसके रास्तों को बदल दिया हो, जैसे दीवारें खुद अपनी जगह से सरकी हो। विवान धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसे लगता था कि किसी की छाया उसके पीछे चल रही है, लेकिन मुड़ने पर कुछ नहीं, सिर्फ खाली हवा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि हॉल के बीच अब हल्की सी धुंध फैली हुई थी। वो हॉल को ऐसे देख रहा था जैसे वो बदल चुका हो। पहले का जर्जर हॉल अब भी था,
लेकिन उसमें कहीं एक अदृश्य जीवंतता थी, जैसे हवेली जाग चुकी हो और अपनी आंखों से हर चीज देख रही हो। तभी विवान की नजर झूले पर गई। वो झूला बिल्कुल शांत था, पर उसके नीचे फर्श पर हल्की हल्की लकीरें बनी थी, मानो किसी भारी वस्तु को कई बार घसीटा गया हो। विवान के दिमाग में एक ही तस्वीर उभर रही थी, कमिनी की साड़ी की किनारी जो फर्श पर घिसटती थी। वो समझने लगा था, इस हवेली में कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती, कुछ भी अचानक नहीं होता, सब किसी अदृश्य नियम के अनुसार चलता था। वो दरवाजे के पास गया। दरवाजा अब भी बंद था, जैसे हवेली ने उसे कैद कर रखा हो। वो बाहर निकलना चाहता था, पर गलियारे से फिर वही धीमा कंपन सुनाई दिया। इस बार वह कंपन सीढ़ियों के ठीक ऊपर से नहीं, बल्कि हवेली की दीवारों के भीतर से आ रहा था, जैसे कोई भीतर छिपा हुआ जीव सांस ले रहा हो। विवान को याद आया वो कमरे की अलमारी जो अपने आप बंद हो गई थी, और कमिनी की आखिरी नजर जो उस अलमारी की ओर गई थी। कुछ तो था, कुछ छुपा हुआ, कुछ जो कमिनी खोज रही थी, और शायद वह भी अब विवान की तलाश में था। वो धीरे धीरे मुख्य हॉल के पीछे वाले हिस्से की ओर चला। वहां एक और पुराना दरवाजा था, जिस पर मोटी धूल जमी थी, पर एक जगह धूल साफ थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। विवान ने दरवाजा खोला। अंदर एक लंबी अंधेरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। सीढ़ी इतनी संकरी थी कि एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही उतर सकता था। वो हवा ठंडी थी और सीढ़ियों के पत्थरों पर नमी थी। विवान ने अपनी सांस रोककर पहला कदम रखा, फिर दूसरा, और धीरे धीरे वो नीचे उतरने लगा। हर कदम पर उसे लगा कि कोई उसके पीछे है, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की। नीचे पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा कमरा, जैसे हवेली का तहखाना। चारों तरफ दीवारों पर पुराने दीपदान लगे थे, कुछ टूट चुके थे, कुछ में हल्की धूल, और बीच में एक गोल पत्थर की मेज, जिस पर लाल रंग का एक कपड़ा बिछा था। वही लाल कपड़ा जिससे विवान को अजीब जुड़ाव महसूस हुआ। मेज पर कई पुरानी वस्तुएं रखी थी, एक चांदी की कंगन, एक पुराना घड़ा, कुछ कागज और एक लकड़ी की पेटी। पेटी पर एक नाम उकेरा था, कामिनी। विवान की रगों में ठंड फैल गई। उसने पेटी को छूने से पहले कमरे को ध्यान से देखा। कमरा निर्जीव सा लग रहा था, पर कोई बहुत पुरानी ऊर्जा उसकी दीवारों में अटकी थी, जैसे किसी के दर्द का वजन उनमें जमा हो गया हो। वो धीरे से बैठा और पेटी खोलने लगा। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, कमरा हल्की हवा से भर गया और पेटी के भीतर से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की पहली पन्नी पर सिर्फ एक वाक्य था, मैं कमिनी हूं और ये मेरी अपूर्ण कहानी है। विवान के हाथ कांपने लगे। उसने दूसरा पन्ना खोला। डायरी में लिखा था, मैं किसी से वादा करके आई थी, वो वादा टूट गया। मैंने इस हवेली को छोड़ा नहीं, क्योंकि एक दिन वह लौटेगा और मैं वो सब पूछूंगी जो उसने मुझसे छुपाया। विवान की आंखें फैल गई। कौन था वह जिसका इंतजार कमिनी कर रही थी? और क्यों? अगले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन उसने मुझे छोड़कर इस हवेली को श्राप दिया, मैंने कसम खाई कि मैं अपनी आधी अधूरी आत्मा के साथ यहां इंतजार करूंगी जब तक वो वादा पूरा न हो। और यदि वो न आया तो जिसने इस हवेली में कदम रखा, उसकी आत्मा मेरी खोज को पूरा करने में लगेगी। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या इसका मतलब था कि हवेली में आने वाले लोग कमिनी की अपूर्ण खोज का हिस्सा बन जाते थे? और क्या अब विवान भी उन्हीं में से एक बन चुका था? वो डायरी आगे पढ़ने ही वाला था कि अचानक तहखाने की हवा भारी होने लगी। कमरा ठंडा पड़ने लगा।
दीवारों पर लगी धूल हिलने लगी और मेज के ऊपर रखा लाल कपड़ा धीरे धीरे सरकने लगा। विवान घबरा गया। उसने डायरी बंद कर दी और पीछे हट गया। तभी तहखाने के सबसे अंधेरे कोने में एक रूप उभरा, धीरे धीरे, लाल साड़ी की छाया जो फर्श पर खिसकती हुई बाहर की ओर बढ़ रही थी। वो कमिनी थी। उसकी आंखें और भी गहरी, चेहरा और भी सफेद, और उसकी निगाहें सीधे विवान पर टिकी थी। विवान का शरीर जम गया। कमिनी आगे आई, एक कदम, फिर दूसरा। हर कदम के साथ तहखाना और अंधेरा होता गया। वो मेज तक आई। उसने डायरी को हल्का सा देखा, फिर विवान की ओर, जैसे कह रही हो, तुमने पढ़ लिया, अब तुम्हें वापस लौटने नहीं दिया जाएगा। वो धीरे से हाथ उठाती है। उसका हाथ विवान की ओर बढ़ रहा था। हवा ठंडी पड़ती जा रही थी। विवान पीछे हटने की कोशिश करता है, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कमिनी अब उसके ठीक सामने थी। सांसें ठंडी, नजरें गहरी, और उसकी मौजूदगी बेहद भारी। वो विवान के बहुत करीब झुकी, जैसे उसकी आत्मा को समझ रही हो, जैसे उसके भीतर कुछ खोज रही हो। फिर अचानक कमिनी की आंखों में एक अजीब बदलाव आया, मानो उसने कुछ पहचाना हो, कुछ बहुत जरूरी। उसका चेहरा, पहली बार डर जैसा कुछ दिखा। फिर उसने बहुत धीरे पीछे कदम लिया और अंधेरे में गुम हो गई। विवान वहीं खड़ा रह गया, सवालों, डर और उस अजीब सच के बीच जो कमिनी ने उसके भीतर देख लिया था। क्या वह सच अब उसकी जान ले लेगा, या उसे इस हवेली की कहानी से जोड़ देगा? तहखाने में खड़ा विवान अब भी हिल नहीं पा रहा था। कमिनी के गायब होने के बाद भी वहां की हवा में उसका अस्तित्व चिपका हुआ था। दीवारों पर अजीब ठंड, फर्श पर हल्की नमी, और हवा में एक ऐसा बोझ जो किसी अनकही कहानी के वजन जैसा था। विवान ने धीरे धीरे डायरी को उठाया। डायरी की महक पुरानी थी, लेकिन पन्नों पर लगे शब्द इतने ताजे लगते थे जैसे अभी किसी ने लिखे हों। उसने एक गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में आगे लिखा था, मैंने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। उसने इस हवेली को मेरे लिए बनाया, पर जब मेरा समय आया वह चला गया। मैं आधी रह गई, अधूरी, अपूर्ण। मैं लौट नहीं सकी, इसलिए मैं इस हवेली का हिस्सा बन गई। विवान की सांसें गहरी होने लगी। उसने पन्ना पलटा, जब तक वो वापस नहीं आता। जिस भी आत्मा में उसकी छाया दिखेगी, मैं उसे अपना मानकर तलाशूंगी, और तभी मेरा श्राप टूटेगा। विवान हैरान रह गया। क्या कमिनी उसे उसी वजह से देखती थी, या उसके भीतर किसी और की छाया थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने कमिनी को अपूर्ण छोड़ा था? वो डायरी बंद करना चाहता था, पर अंतिम पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर बस एक पंक्ति लिखी थी, वापस आ चुकी हूं और अब मुझे पहचान मिल गई है। ये पढ़ते ही तहखाने की हवा बेहद भारी हो गई। विवान के कानों में एक अजीब मौन गूंजने लगा, मानो कोई अदृश्य आवाज उसके आसपास घूम रही हो। दीवारें ठंडी होने लगी, दीपदानों की परछाइयां लंबी होने लगी, और कमरा फिर जीवित होने लगा। विवान ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे वाले कोने में एक हल्की लाल छाया दोबारा उभर रही थी, धीरे धीरे, जैसे किसी को आकार लेने में समय लग रहा हो। और फिर वह सामने थी, कमिनी। इस बार उसका चेहरा और साफ था, आंखें गहरी, सफेद चेहरा और लाल साड़ी पर काली धूल। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी, पर उसकी सांस जैसे चारों ओर हवा को जकड़े हुए थी। विवान के पैर फिर से जम गए। उसे महसूस हुआ, ये आखिरी सामना है, या अंतिम सत्य जो अब सामने आने वाला है।
कमिनी आगे बढ़ी। उसके कदम बहुत हल्के थे, पर हर कदम के साथ तहखाना हिल सा जाता था। वो विवान के ठीक सामने आकर रुकी। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं, सिर्फ गहरा खोज, जैसे वो अपने उत्तर का आखिरी टुकड़ा ढूंढ रही हो। वो धीरे से बोलने की कोशिश करती है, पर उसकी आवाज हवा में ही घुल जाती है, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के। फिर भी विवान को लगता है जैसे वो उससे कुछ पूछ रही है। वह सवाल था, कौन? कमिनी धीरे से हाथ उठाती है। उसकी उंगलियां विवान की छाती के सामने रुक जाती है, जैसे वो उसके भीतर झांक रही हो। उसकी आंखों में अचानक चमक आती है। वो पीछे हटती है, फिर करीब आती है, फिर पीछे। उसका चेहरा बदलने लगता है, कभी डर, कभी पछतावा, कभी क्रोध, कभी खोया हुआ दर्द। और तब अचानक वो एकदम शांत हो जाती है। उसके चेहरे पर जैसे कोई गहरा रहस्य स्पष्ट हो गया हो। वो विवान को देखती है और बहुत धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है। इस बार विवान पीछे नहीं हटता। डर तो था, पर उसके भीतर एक गहरी जिज्ञासा भी थी। कमिनी का हाथ बहुत हल्के से विवान के हाथ को छूता है। उस छूने में कोई हिंसा नहीं, कोई क्रोध नहीं, सिर्फ एक अजीब अधूरापन, जैसे वो किसी रिश्ते को पहचान रही हो। और उसी क्षण विवान के मन में एक छवि उभरती है, हवेली का पुराना मालिक, जिसने हवेली बनवाई थी, जिसने कमिनी को वादा किया था, जिसने उसे अधूरा छोड़ा था। उसका चेहरा, हल्की दाढ़ी, गहरी आंखें, और उसके पीछे वही लाल साड़ी वाली स्त्री जो इंतजार करती रही। विवान के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसे समझ आया, कमिनी जिसकी तलाश कर रही थी वो कोई और नहीं, वही व्यक्ति था जिसकी छाया किसी तरह विवान में मौजूद थी। शायद वही रक्त संबंध, शायद वही वंश, शायद वही जुड़ाव जिसकी वजह से कमिनी उसे पहचानती थी। कमिनी की आंखों में अब पहली बार शांति दिखाई दी। वो थोड़ा पीछे हटी, फिर तहखाने की दीवारों की ओर देखने लगी, मानो हवेली खुद उसकी कहानी सुन रही हो। वो विवान को अंतिम बार देखती है। उसकी आंखें धीमी होती जाती है। उसका रूप हल्की धुंध में बदलता जा रहा था। साड़ी की लाल रेखाएं मिटने लगी, चेहरा पारदर्शी होने लगा, और धीरे धीरे वह उसी तहखाने की हवा का हिस्सा बनने लगी। कमरा हल्का उजाला लेने लगा। ठंड कम हो गई। दीवारों पर जमीन नमी सूखने लगी, जैसे हवेली का श्राप टूट रहा हो। कमिनी पूरी तरह गायब होने से पहले विवान को देखती है, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी शांति आ जाती है, जैसे उसकी अधूरी आत्मा को अंतिम उत्तर मिल गया हो। वो धीरे धीरे धुंध में बदल जाती है, और तहखाने का भारीपन अचानक हल्का पड़ जाता है। विवान अकेला रह जाता है। कमरा शांत, हवा सामान्य, और हवेली उस गहरे बोझ से मुक्त जो वर्षों से उसकी दीवारों में फंसा था। वो धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ियां चढ़ता है। हर कदम पर हवेली अब बदलती महसूस होती है, जैसे वह जी रही थी, पर अब किसी तनाव या दर्द के बिना। मुख्य हॉल में पहुंचते ही उसने देखा, दरवाजा खुला हुआ था। वही दरवाजा जो पहले बंद था, अब बिना किसी आवाज के खुला पड़ा था। विवान बाहर निकल आया। हवेली की ठंडी हवा ने अब गर्माहट ले ली थी। आसमान हल्का, और उसके मन में एक अजीब हल्की शांति। वह जानता था कमिनी लौट चुकी है, अपने अपूर्ण वादे से मुक्त, और हवेली अब किसी को नहीं बुलाएगी। विवान ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा। दीवारों के बीच कहीं एक हल्की शांत छाया, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। फिर वह रास्ते पर चल पड़ा, धीरे, स्थिर, और उस कहानी के साथ जिसने उसे बदल दिया था। तो मित्रों, आपने कमिनी की पूरी कथा सुनी। एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसे केवल मृत्यु ने नहीं, बल्कि समाज की चुप्पी ने रचा। कभी किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी,
कभी किसी ने उसका दर्द नहीं समझा, और जब उसकी आखिरी पुकार हवा में घुल गई, तभी जन्म हुआ उस परछाई का, जो आज भी अंधेरे के कोनों में भटकती रहती है। कमिनी बदला लेने नहीं लौटती, वो याद दिलाने लौटती है कि किसी के दर्द को अनदेखा करने का परिणाम कितना गहरा हो सकता है। उसका साया आज भी उसी जगह ठहरा हुआ है जहां उसका जीवन रुका था, और जहां उसके आंसू मिट्टी में घुलकर ठंड बन गए थे। अगर आप कभी किसी सुनसान राह पर चले और अचानक हवा का तापमान बदल जाए, या दीवार के किनारे कोई धुंधली पड़ी आकृति दिखाई दे, तो ये मत मानना कि वह केवल हवा का खेल है। कुछ परछाइयां समय के साथ बंध जाती है, और उनमें से एक नाम कमिनी का भी है। आप सबका धन्यवाद मेरी वफादार परिवार। आज की कहानी समाप्त होती है, पर डर कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा वही रहता है जहां यादें और परछाइयां साथ बैठती हैं। अगले भाग में फिर मिलेंगे, एक नई दास्तान, एक नए रहस्य और एक नए खौफ के साथ।